हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अब हैं उसके आगे कुछ नए टॉपिक्स स्टार्ट करने हैं जिनमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना अगला चैप्टर है वो हम शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से है वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता। एक बिल्कुल नया टॉपिक जो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ये 12th क्लास में, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती क्या है, विद्युत धारिता क्या होती है। तो हमें पता है कि इससे पहले हमने जब आवेशों की बात की थी तो हमने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। और जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं में नाभिक होता है जिसको हम धनात्मक मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं एक परमाणु यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर चक्कर निकालते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं लगातार। ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए चक्कर लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो धनात्मक आवेश है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस धनात्मक आवेश के कारण इस ऋणात्मक आवेश पर एक आकर्षण बल लगता है। ये जो नाभिक है ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आकर्षण बल लगाता है इस पे। तो जितना आकर्षण बल अधिक होगा उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बंधा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बंधा हुआ रहेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बाहरी कक्षाओं में चला जाता है, जैसे हम कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे है, नाभिक से ज़्यादा दूरी पे, तो नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होगा, आकर्षण बल का मान काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि वो एक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो वहाँ से बाहर जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो नज़दीक होते हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आसानी से बाहर नहीं जा सकते, वो यहीं पर बंधे हुए रहते हैं। तो अपने विद्युत चालन के लिए, यानी कि आवेशों का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी कि जो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर है तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये किसी और के साथ जुड़ सकता है, यहाँ से चला जाएगा, मतलब इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये हम बस इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, और इसी आधार पर हम कहते हैं कि अपने जितने भी पदार्थ हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। एक तो हम कहते हैं कि चालक पदार्थ, जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं। एक जिनमें इन इलेक्ट्रॉनों पे बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे बाउंडेड होते हैं, इसी के साथ बंधे हुए रहते हैं, ये बाहर नहीं जा सकते। और जब बाहर नहीं जा सकते तो हम कहते हैं कि ये चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, यानी कि कुचालक पदार्थ हुए। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ताप देने पर यानी गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले जाते हैं, वरना इसके साथ बाउंडेड रहते हैं। तो वो विशेष स्थिति होती है, उस आधार पर हम कहते हैं कि वो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। और इसी नाम से अपने एक चैप्टर भी आएगा, अपने 12th क्लास के अंदर ही एक चैप्टर आता है अर्धचालक पदार्थों के लिए हम पढ़ते हैं। तो वहाँ हम और डिस्कस करेंगे कितने टाइप के अर्धचालक होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर जाएंगे। जब इनको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। क्योंकि लूजली बाउंडेड है, इनको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, ये मुक्त है, तो ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ओके, तो अब पदार्थों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो वर्गीकरण में हम कह रहे हैं कि 3 प्रकार के हैं। इसको हटा दें, पदार्थ के लिए हम कह रहे हैं 3 प्रकार के हुए। ओके,
धारिता है। फर्स्ट हमने कहा चालक पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। सेकेंड, कुचालक पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है। और तीसरा, अर्धचालक पदार्थ जिनमें विशेष स्थितियों में ही आवेश प्रवाहित होता है, वरना आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। ये तीन प्रकार के हमने कहा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तीन प्रकार के पदार्थ है अपने पास। अब इसके पश्चात जब हम बात करते हैं चालक पदार्थों की कि उनमें चालकता किस प्रकार है और कुचालकता कैसे है, तो हम कहते हैं कि निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, कि अगर उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है तब तो क्या हुआ, चालक हुआ, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हुआ, कुचालक। और उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ऊर्जा वाले हैं, वो है अर्धचालक। ये हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आगे अपने पास एक अलग से चैप्टर आएगा। अब उसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनको हम परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अभी, जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है परावैद्युत पदार्थ। यहाँ से आ जाएं, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। है परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ऐसे कुचालक पदार्थ है। देखो शब्द पहला जो अपने पास काम आ रहा है परावैद्युत के लिए, वो आ रहा है कुचालक से। तो ऐसे कुचालक पदार्थ है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। देखो चालक पदार्थ है यानी कि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो सकती है। कुचालक यानी कि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जबकि हम कह रहे हैं कि परावैद्युत ऐसे कुचालक पदार्थ है जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र के अंदर इनको ले जाकर रख दिया जाता है, तो इनके अंदर भी वहाँ कुछ अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है, तो उनका हम कह सकते हैं कि आणविक क्रियाएं कुछ ऐसी होती है जो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब फिर परावैद्युत पदार्थ भी हम कहेंगे कि अलग अलग प्रकार के हैं। तो परावैद्युत पदार्थ भी अपने पास, वैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें अपने पास एबोनाइट आता है, मोम है, कागज़ है, ये सारे परावैद्युत पदार्थों के एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके दो टाइप हम पढ़ते हैं। एक तो होता है अपने पास ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। फर्स्ट ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, पोलर एंड नॉन पोलर। ध्रुवीय और अध्रुवीय ये दो तरह के होते हैं। अब ध्रुवीय क्या और अध्रुवीय क्या, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ध्रुवीय पदार्थ क्या है, जिनमें प्रत्येक पदार्थ का, जो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने पास अशून्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ध्रुवीय के लिए अपने पास यहाँ अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो ये P इज नॉट इक्वल टू 0। अध्रुवीय के लिए द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 0। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय के लिए ध्यान रखना है, ध्रुवीय के लिए और ये अध्रुवीय के लिए। प्रत्येक अणु की बात कर रहे हैं हम कि प्रत्येक अणु के लिए
जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है यानी कि P का मान है वो क्या होगा, उस P की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ओके, ये P के लिए हमें ध्यान रखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। उसी के आधार पर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी अपने पास है, वो हमें ध्यान रखने हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थों के लिए। तो अगर हम बात करें ध्रुवीय पदार्थों की कि ध्रुवीय कौन कौन है, तो इसके एग्जाम्पल है अपने पास HCl, H2O। ये तो कौन है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अपने पास H2 है, N2 है, CO2 है। ये सारे क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। तो इनके लिए हमें ध्यान रखना है। ओके, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद रखने होते हैं। कई बार बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में भी इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट टॉपिक ले, फिर रब कर दें इसे। ये अब आते हैं विद्युत धारिता पे। कैपेसिटेंस, धारिता क्या होती है, ये अपने पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि धारिता क्या है, ये ध्यान रखना है। धारिता के लिए, कैपेसिटेंस के लिए पढ़ना है। तो अब देखो, विद्युत धारिता हम कहते हैं कि ये कुछ पदार्थों का गुण है, पदार्थों का गुण है जो आवेश संग्रहण करने की क्षमता को बताता है। धारिता देखो, कैपेसिटेंस, धारिता यानी धारण करना, धारिता यानी क्या हुआ, धारण करना, उसको स्टोर करना। वैसे हमने पहले भी कहा था कि आवेश संग्रहण के लिए हम बैटरी यूज कर सकते हैं, सेल यूज कर सकते हैं। तो फिर हमें संधारित्र की क्या जरूरत है, जो संधारित्र हम आगे पढ़ेंगे धारिता के लिए ही, तो उसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए हम पहले कहते हैं कि धारिता क्या है। तो धारिता के लिए हमने कहा कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता है, किसी पदार्थ द्वारा विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब विद्युत धारिता कहाँ से आती है, फॉर्मूला अपने पास कहाँ से आता है, रिलेशन कैसे आता है, उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, हम कहते हैं एक अपने पास इसके सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला आता है कि किसी पदार्थ द्वारा संग्रहित आवेश की मात्रा यानी कि Q का जो मान है, वो Q का मान हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है। जो Q का मान है वो हमेशा विभवांतर V के समानुपाती होता है। ये अपने पास एक संबंध है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर जितना ज़्यादा होगा, संग्रहित आवेश की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सिद्धांत आगे हम डिस्कस करेंगे संधारित्र के लिए। उसके लिए पहले हम धारिता का सूत्र पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा Q समानुपाती V, यानी कि संग्रहित आवेश की मात्रा विभवांतर के समानुपाती होती है। Q समानुपाती V लिखा हमने। अब उसी में आगे Q समानुपाती V में हम लिखते हैं Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C, तो Q इक्वल टू CV बन जाता है। C के लिए जो हम रिलेशन लिखेंगे तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V, और इस C को ही हम बोलते हैं धारिता, विद्युत धारिता बोला जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोला जाता है, जो अभी हमने लिखा था पहले, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए, विद्युत धारिता के लिए। तो C इक्वल टू Q बाय V होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो धारिता के लिए हमने संबंध लिखा, यही संबंध हम कह रहे हैं कि आगे अपने काम आएगा इस कंप्लीट चैप्टर में, हमें ये यूज करना है। C इक्वल टू Q बाई V जो धारिता लिखा है। तो अगर हमें इसके लिए यहाँ से मात्रक निकालना हो, यूनिट लिखनी हो,
तो यूनिट कैसे आएगी, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी के लिए जब यूनिट लिखोगे, मात्रक लिखोगे, तो पहले तो फॉर्मूले से लिखें हम क्यू बाई वी के लिए। तो क्यू यानी कि आवेश है, और आवेश के लिए हम मात्रक क्या लिखते हैं, कूलम। C होता है बटा में V यानी कि विभवांतर, और विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट। कूलम अपॉन वोल्ट हुआ, फॉर्मूला तो यही बना, C इक्वल टू क्यू बाई वी मतलब कूलम अपॉन वोल्ट। ये जो C है वो कैपेसिटेंस के लिए जाना है, और ये जो C है वो कूलम के लिए है, अपॉन वोल्ट। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं जो ऐसा यूनिट, वो हम यूज करते हैं फैराड। क्या यूज करते हैं, फैराड। F जो लिखा जाता है, ध्यान रखें, ये मात्रक हम काम में लेते हैं इसका, फैराड। ठीक, ये ध्यान रखना है। एक फैराडे पढ़ा था, वो आवेश का मात्रक था। ये फैराड है अपने पास, जो कि किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है। ये फैराड है, इसको हमने कैपिटल F लिखा। तो C इक्वल टू क्यू बाय वी फैराड आता है। अगर डायमेंशन लिखे हम C की, विमा लिखें कि विमा क्या होगी, V में सूत्र क्या होगा इसका, तो आवेश बटा विभवांतर। आवेश के लिए हम क्या लिखते हैं, A1 T1, और बटा विभवांतर के लिए, और विभवांतर के लिए डायरेक्ट तो कैसे लिखें। तो अगर डायरेक्ट याद ना हो तो जो विभवांतर की अपने पास परिभाषा है वो है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W बाई क्यू से W के लिए लिखोगे तो M1 L2 T माइनस 2, और डिवाइड में Q मीन्स A1 T1। इसको सॉल्व कर दें तो ये A1 T1 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से A2 T2 डिवाइड में आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2। ठीक, A2 T2 अपॉन M1 L2 T माइनस 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, M माइनस 1 L माइनस 2 T क्या बन जाएगा, ये माइनस 2 पर आके 4 A2। बस ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, वे में सूत्र आ गया, M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A2। ओके, ये अपने पास बेसिक, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि Q समानुपाती V। देखो ये संबंध है, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, और क्या इससे धारिता प्रभावित होती है, इन दोनों फैक्टर्स पर धारिता का मान निर्भर करता है या नहीं करता है, ये भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो धारिता हमने क्या कहा कि किसी पदार्थ द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता है, विद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता है, तो उसी को धारिता लिखा हमने, C लिखा, जिसको हम फैराडे में मापेंगे, ध्यान रखें, और उसका हमने मात्रक लिखा। ओके, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।